ये यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि का फुल लेंथ टेस्ट पेपर नंबर 1 है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैश्विक बहुआयामी करीबी सूचकांक 2024 के बारे में देखना है। जो वैश्विक बहुआयामी करीबी सूचकांक है, इसे यूएनडीपी और ओपीएचआई संयुक्त रूप से प्रकाशित करते हैं। ठीक है, गणना एल्कायर फोस्टर पद्धति से की जाती है। ये ऑप्शन भी सही है। यह आयाम 3 आयाम और 10 सूचकों पर आधारित होता है। तीनों ऑप्शन इसके सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। इसमें जो पद्धति का यूज किया जाता है वो एल्कायर फोस्टर पद्धति है। नेक्स्ट है 2 लीड्स रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में इसमें सही कथन बताना है। जो लीड है, यह रिपोर्ट DPIIT के द्वारा जारी की जाती है। लीड्स की फुल फॉर्म देखें तो लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, इसकी ये फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, इसे DPIIT के द्वारा ही जारी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें धारणा आधारित और उद्देश्य आधारित दोनों डेटा प्रयुक्त होते हैं। ये ऑप्शन भी इसका सही है। इसमें धारणा आधारित भी और उद्देश्य आधारित दोनों डाटा ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इस पहल की शुरुआत 2022 से हुई। इसकी शुरुआत 2022 से ना होकर के 2018 से। 2018 ये ऑप्शन सही नहीं है, तो गलत है। 2022 नहीं, 2018। एक और दो ऑप्शन ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 3 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में कथन बताने सही कौन से हैं। इसमें यहाँ पर रिपोर्ट सामान्य प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। ये 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है और कुल वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सर्वाधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। अगर यहाँ पर प्रतिशत के बारे में पूछा जाता तो मिजोरम होता। तीसरा ऑप्शन है, 2021 की तुलना में 2023 में देश के मैंग्रोव कवर में कमी दर्ज की गई है। इसमें जो 2021 से 2023 में देश के मैंग्रोव कवर में कमी की गई है। तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 4 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के बारे में सही कथन पहचानना है। इसमें सही कथन कौन सा है। बजट 2023 में 3 AI, यहाँ पर 3 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये सही है, 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। दूसरा है स्वास्थ्य क्षेत्र का केंद्र IIT दिल्ली और एम्स नई दिल्ली के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है, इन केंद्रों का उद्देश्य केवल रक्षा अनुप्रयोगों तक सीमित है। ये ऑप्शन गलत है। इसमें सार्वजनिक सेवाएं, उद्योग, समाज कल्याण तक विस्तृत है, ना कि केवल रक्षा अनुप्रयोगों तक सीमित है। एक और दो ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 भारत के 13वें महापतन से संबंधित कथनों में से कौन से सही है। इसमें महापतन के बारे में देखना है। जो 13वां महापतन है, ग्रेट निकोबार के गलथेया बे को 2024 में महापत्तन का दर्जा मिला था। ठीक है, ये ऑप्शन जो गलथेया बे है उसको महापत्तन का दर्जा देकर भारत के महापत्तनों की संख्या अब 13 हो गई है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये ऑप्शन भी इसका सही है। इसका उद्देश्य पूर्व और पश्चिम के वैश्विक नौवहन गलियारे के लिए प्रवेश द्वार बनाना है। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 6 मिशन मौसम के संदर्भ में सही कथन बताना है। मिशन मौसम में इसमें पहला ऑप्शन है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। सही है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है और इसका जो कार्यान्वयन है ये IMD, IITM पुणे और NCMRWF नोएडा प्रमुख संस्थान है। तीसरा ऑप्शन है, मिशन का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री पुरातत्व यहाँ पर संरक्षण है। इसमें यहाँ पर जो प्राथमिक उद्देश्य है इसका ये नहीं है, तो एक और दो ऑप्शन इसका सही होंगे। ए आंसर इसका सही है। इसमें यहाँ पर आंसर लिख भी दिया गया है। नेक्स्ट है 7
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से 2024 के संस्करण के बारे में सही कथन पहचानना है। सही कथन इसमें कौन सा होगा? इसे नीति आयोग 2018 से प्रकाशित कर रहा है, जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है। 2023 से 2024 संस्करण में 17 लक्ष्यों के 70 उपलक्ष्य और 113 संकेतक प्रयुक्त हुए हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसमें 17 लक्ष्यों के 70 उपलक्ष्य और 113 संकेतक प्रयुक्त हुए हैं। इनके प्लेस पर कोई और भी डिजिट लिखी जा सकती है। फ्रंट रनर श्रेणी 65 से 89 अंक के बीच परिभाषित है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर ये 65 से 99 है, 65 से यहाँ पर 99 है, ना कि 89 है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 और 2 ऑप्शन इसका सही है। ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 8 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 के बारे में सही कथन इसमें बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है रैंकिंग आईएमडी के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी की जाती है। सही है पहला। 2025 में सूची में उन्हें 69 अर्थव्यवस्थाएं थी। ये ऑप्शन भी ठीक है। 2025 में भारत 21वें स्थान पर था। भारत 2025 में 21वें स्थान पर नहीं था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। ए आंसर ही इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत का जो स्थान रहा था 40वें स्थान पर था, ना कि 21वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के बारे में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस प्रकाशित करता है। सही है पहला ऑप्शन। 2025 में सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका रहा। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। जो सबसे कम शांतिपूर्ण रहा था वो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका रहा। तीसरा ऑप्शन है 2025 में भारत का स्थान 115 रहा। ये ऑप्शन भी सही है। तो इसके तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। 1 2 3 सी में आ रहा है। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 10 विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र और भारत की नई प्रविष्टि के संदर्भ में सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है 46वां सत्र जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 46वां जो सत्र है वो नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था विश्व धरोहर समिति का। असम के मोईदाम्स को सूची में शामिल किया गया और भारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या इसमें 43 भी हुई। ये भी इसमें सही है। इस भारत के जो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या हो गई है वो 43 हो गई है, असम के मोईदाम्स को जोड़कर। दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत 10 शीर्ष स्थानों पर रहा। इसमें ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें 10 शीर्ष स्थानों पर नहीं रहा। 1 और 2 ऑप्शन ठीक है। तो ये आ रहा है ए में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 11 संदर्भ G7 शिखर सम्मेलन 2025 अपुलिया इटली के संदर्भ में देखना है कौन सा यहाँ पर सही कथन है। यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2025 के बीच इटली के अपुलिया में आयोजित हुआ। ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने भी भाग लिया। इसमें ये भी ऑप्शन ठीक है। भारत ने इसमें G7 सदस्य देश के रूप में भाग लिया। इसमें ये गलत है। भारत इसका सदस्य नहीं है। और ये यहाँ पर 2024 ये 2024 का यहाँ पर 2025 के प्लेस पर 2024 में हुआ था अपुलिया इटली में। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर 2024 है, ना कि ये 25 गलती से लिख गया है। तो 2024 है। जबकि 2025 का जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ है कनाडा के अल्बर्टा के कनाने स्किस में, ना कि 2024 का। 2024 का अपुलिया इटली में हुआ था और भारत ने G7 सदस्य के रूप में इसमें भाग नहीं लिया। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है। 1 तो ऑप्शन इसमें सही है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वैसे इसमें 2025 के प्लेस पर 2024 है। नेक्स्ट है 12 यूनाइटेड किंगडम आम चुनाव 2024 और नई सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
इसमें यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव 4 जुलाई 2024 को 650 निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न किए गए। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन, जो यूनाइटेड किंगडम में आम चुनाव हुए थे 4 जुलाई 2024 को 650 निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न हुए थे। लेबर पार्टी ने 411 सीटें प्राप्त की तथा कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 सीटें पर ही रही। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर कीर स्टारमर 58 में प्रधानमंत्री बने। तीसरा ऑप्शन भी सही है। 1, 2, 3 इसमें ऑप्शन अभी तक सही है। यूनाइटेड किंगडम में गुप्त मतदान की व्यवस्था 1832 से लागू हुई थी। यहाँ पर 1872 से लागू हुई थी, ना कि ये 1832 से लागू हुई थी। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 13, भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रावधिक अनुमान वित्त वर्ष 2024-25 के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 30 मई 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 के प्रावधिक अनुमान जारी किए। ठीक है, ये 2025 को 2024-25 के जो प्रावधिक अनुमान है वो जारी किए गए। इन अनुमानों में चालू कीमतों पर नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.8% ये यहाँ पर आंकी गई है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है प्रदत्त ग्राफ के अनुसार 2024-25 में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा लगभग 55% रहा। ठीक है, 2024-25 में जो तृतीयक क्षेत्र है जिसमें सर्विस सेक्टर को शामिल किया जाता है उसका हिस्सा 55% रहा। चौथा ऑप्शन है 2024-25 में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 4.9% रही। इसमें ये ऑप्शन गलत है। 4.9% न होकर के 9.4% रही। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। 1, 2, 3 सही है, तो सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 14 है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में इसमें विचार करना है और सही कथन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है बजट 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये 20 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कुल आकार, इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कुल आकार इतने करोड़ रुपए रखा गया। दूसरा ऑप्शन भी सही है। नई योजनाओं के लिए प्रावधान यहाँ पर 24,863.57 करोड़ रुपए, इतना नहीं था, इसमें 28,478.34 करोड़ रुपए रखा गया, ना कि ये 2025-26 का जो बजट का आकार है 2024-25 के अनुमान से कम रखा गया। इसमें कम नहीं रखा गया जबकि ज़्यादा रखा गया। चौथा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें सही ऑप्शन पूछा गया है तो ए आंसर ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 15 है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सुधार 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। यहाँ पर MSME के वर्गीकरण सीमा निवेश और कारोबार दोनों मानकों पर 2.5 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है देश के निर्यात में MSME का योगदान 45% माना जाता है। ठीक है, देश के निर्यात में MSME का योगदान 45% है और विनिर्माण रोजगार में MSME की हिस्सेदारी 36% आंकी गई है, ये भी इसमें सही है। मध्यम उद्यम की कारोबार सीमा 200 करोड़ रुपए तक घटाने का प्रावधान है, इसमें ये ऑप्शन गलत है। इसका यहाँ पर 200 करोड़ रुपए तक नहीं है घटाने का प्रावधान। इसमें यहाँ पर सुधार पैकेज बाजार पहुंच, ऋण प्रवाह और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर केंद्रित है। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, तो ये आ रहा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 16 बजट संघ 2025-26 मुख्य मदों पर व्यय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है रक्षा पर प्रस्तावित व्यय सूचीबद्ध मदों में सर्वाधिक है। ठीक है, स्वास्थ्य पर जो प्रस्तावित व्यय है वो शिक्षा से
कम है, इसमें भी ये ठीक है, ये शिक्षा से कम है। स्वास्थ्य पर व्यय, पेंशन पर प्रस्तावित व्यय 2.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, ये भी इसमें सही है। जो पेंशन पर प्रस्तावित व्यय है 2.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। गृह मामलों पर प्रस्तावित व्यय 2.3 लाख करोड़ रुपए से कम है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। 2.3 लाख करोड़ रुपए से कम नहीं है, तो यहाँ पर इससे ऊपर दर्ज किया गया है, ना कि इससे कम। चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, तो बी आंसर इसका सही आंसर है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ भी है। नेक्स्ट है 17, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन जून 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर सही कथन बताने हैं। सही कथन कौन कौन से हैं? पहला है, भारत सरकार के पंजीयक महापरीक्षक द्वारा SRS बुलेटिन 12 जून 2025 को जारी किया गया। ठीक है, जो भारत सरकार के पंजीयक महापरीक्षक द्वारा SRS बुलेटिन है, ये 12 जून 2025 को ही जारी किया गया। वर्ष 2022 में प्रमुख राज्यों में जन्म दर सबसे अधिक बिहार में दर्ज की गई, ये ऑप्शन भी इसमें सही है। सबसे पहले स्थान पर बिहार ही है जन्म दर के मामले पर। और शिशु मृत्यु दर में केरल ने सबसे कम 3 प्रति हजार जीवित जन्म का स्तर भी प्राप्त किया है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, वर्ष 2022 में शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में 3 प्रति हजार जीवित रही। तीनों ऑप्शन इसमें अभी तक सही है। चौथा ऑप्शन है इसमें, वर्ष 2022 में शहरी क्षेत्रों में सामान्य मृत्यु दर ग्रामीण की तुलना में अधिक रही, ये ग्रामीण में अधिक नहीं रही जबकि कम रही, तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, तो 1, 2, 3 आ रहा है ए में, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 18, बागवानी फसलों का द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 तथा खरीफ MSP 2025-26 के संदर्भ में इसमें सही विचार करने हैं, सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है, कृषि मंत्रालय ने 25 जून 2025 को बागवानी फसलों का द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किया। ठीक है, ये 25 जून 2025 को ही जारी किया गया। 2024-25 के लिए कुल बागवानी उत्पादन ये 3677.24 लाख टन आंका गया। ठीक है, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्यों में सर्वाधिक वृद्धि नाइजर सीड के लिए घोषित की गई, ये भी सही है। सबसे ज़्यादा नाइजर सीड के लिए ही की गई। धान ग्रेड ए का MSP वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में कम रखा गया, इसमें कम नहीं रखा गया, बढ़ाया गया। 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 19 है, विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत में गरीबी का आकलन दिसंबर 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से यहाँ पर सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा $2.15 प्रति व्यक्ति प्रति दिन का उपयोग किया गया है, सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है, आकलन के अनुसार 2011 से 2022-23 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है, अत्यधिक गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है, ये ऑप्शन भी इसमें सही है। यहाँ पर अत्यधिक गरीबी लगातार घटी है 2011-12 से 2022-23 के बीच में, और यह परिवर्तन ग्रामीण आवास रोजगार और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के साथ कृषि मजदूरी और गैर कृषक रोजगार में सुधार से संबंध दिखाई देता है। तीसरा ऑप्शन है, उसी अवधि में ग्रामीण गरीबी में कमी शहरी गरीबी की तुलना में अधिक रही, इसमें ये ऑप्शन भी सही है। रिपोर्ट बताती है कि असमानता का गिनी गुणांक उसी अवधि में तीव्र रूप से बढ़ा है, इसमें तीव्र रूप से बढ़ा नहीं है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 20, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसका, एक्सियोम मिशन जो 4 है, इसका प्रक्षेपण 25 जून 2025 को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से किया गया, सही है पहला ऑप्शन। ये 26 जून 2025 को यान ISS से संयोजित भी हुआ।
जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बारे में बोला गया है। दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2024 में इसरो और एक्सियोम स्पेस के बीच स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भारतीय सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग ISS तक भेजे गए। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने गगनयान के लिए चयनित 4 नामित अंतरिक्ष यात्रियों प्रशांत बालकृष्णन, नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। तीसरा ऑप्शन भी सही है। जो एक्सियोम मिशन 4 है इसमें गगनयान अंतरिक्ष यान ISS तक गया और वहीं से वापस लौट आया। ये ऑप्शन इसमें गलत है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 2 3 ऑप्शन इसमें सही है, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। इसमें यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना के 4 परीक्षण वैमानिकों को औपचारिक रूप से एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए गए और जो गगनयान है ये भारत का स्वतंत्र कक्षीय मिशन है। उसका यान ISS पर जाने के लिए अभी कल्पित नहीं है, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है 21 निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है जून 2025 में टॉप 500 सूची के अनुसार एल कैपिटन दुनिया का सबसे तेजी सुपर कंप्यूटर है, जिसके HPL क्षमता लगभग 1742 पेटाफ्लॉप्स अंकित की गई है। इसमें सही है पहला ऑप्शन और ये USA का है, अमेरिका का। दूसरा ऑप्शन है CDEC पुणे का परम PSAI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दर्ज हुआ और सूची में लगभग 162वें स्थान पर है ये, लेकिन भारत का सबसे तेज है HPL। इसकी कितनी है 8.50 पेटाफ्लॉप्स प्रदर्शित किया गया है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। IITM पुणे का अर्का और NCMRWF का अरुणिका दोनों लगभग 5.94 पेटाफ्लॉप्स पर सूचीबद्ध किए गए हैं। तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है यह सूची 14 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन में जारी की गई। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये जर्मनी के हैम्बर्ग में की गई थी, ना कि इसमें अमेरिका के ह्यूस्टन में जारी की गई। चौथा ऑप्शन गलत है। 1 2 3 सही है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 22 निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। रामसर अभिसमय 1971 का एक वैश्विक समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र क्षेत्रों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित है। 9 जनवरी 2025 को भारत में 10 नए स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया, जिससे देश में कुल संख्या 91 हो गई है। तो भारत में 10 नए रामसर स्थलों को, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। 9 जनवरी 2025 को ये शामिल किया गया, कितने 10 नए आर्द्र क्षेत्रों को, और अब जो संख्या हो गई है वो 91 हो गई है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एडिशंस के बाद भारत विश्व में सर्वाधिक संख्या वाले रामसर स्थलों का देश है। भारत विश्व में सर्वाधिक संख्या नहीं है, इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। भारत में सबसे ज़्यादा नहीं है। चौथा ऑप्शन है भारत के प्रथम रामसर स्थल 1981 में सूचीबद्ध किए गए थे। ये ऑप्शन इसमें सही है। 1 2 4 इसमें सही ऑप्शन ए में आ रहा है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 23 है निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है IIT मद्रास ने 10 दिसंबर 2024 को मानव भ्रूण मस्तिष्क का त्रिआयामी डिजिटल एटलस धरणी जारी किया। ये धरणी है, इसको जारी किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन जो धरणी पहल है इसका उद्देश्य जो गर्भकाल में मस्तिष्क के सूक्ष्म विकास को वैज्ञानिक रूप से मानचित्रित करना है, जिससे जन्मजात तंत्रिका विकारों की समझ हो सके और निदान में सुधार हो। दूसरा ऑप्शन है एटलस में लगभग 5132 भ्रूण मस्तिष्क नमूनों के उच्च रिजोल्यूशन त्रिआयामी चित्र डिजिटल रूप से संग्रहित हैं। दूसरा ऑप्शन भी सही है।
तीसरा ऑप्शन है यह मानव न्यूरोसाइंस के लिए भारत का प्रथम सार्वजनिक मुक्त उपयोग संसाधन है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा है यह वयस्क मानव मस्तिष्क का पहला वैश्विक त्रिआयामी एटलस है। ये पहला नहीं है, तो इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन इसमें सही है, तो ए आंसर ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 24। निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन बताने हैं। इसमें सही ऑप्शन देखने हैं कौन से सही ऑप्शन है। VSHORADS अत्यंत अल्प दूरी वायु रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO के RCI हैदराबाद में विकसित किया। सही है। अक्टूबर 2024 में तटीय रेंज पर निम्न ऊंचाई वाले वायु लक्ष्यों के विरुद्ध इसके उड़ान परीक्षण संपन्न हुए। ठीक है। यह कंधे से दागी जाने वाली विमान भेदी मिसाइल श्रेणी में आती है। ये ऑप्शन भी सही है। और ये सतह से वायु पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका उद्देश्य हवाई लक्ष्यों का अवरोधन है, ना कि भूमि लक्ष्यों पर प्रहार करना है। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन इसमें सही है। इसमें सही ऑप्शन ही बताना है। और इसमें यहाँ पर चौथा ऑप्शन भी है, यह सतह से सतह पर नहीं है बल्कि ये सतह से वायु में है, तो इसका चौथा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25 है निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है 3 जून 2025 को राज्य मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस बलों में 36 आरक्षण का निर्णय किया है और इसमें 20% के लिए भी बोला गया है। ये भी ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट तथा भर्ती शुल्क में रियायत देने का प्रावधान है। ठीक है। 1, 2, 3 भी। चौथा ऑप्शन इसमें यह व्यवस्था 2025 में तत्काल प्रभाव से सभी चल रही भर्तियों पर लागू कर दी गई है। ये सभी पर लागू नहीं की गई है। ये जो प्रभाव तिथि है वो अगले भर्ती चक्र से निर्धारित की गई है, ना कि जो सभी चल रही उन पर। तो 1, 2, 3 इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 26। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। हल रेखा जो कुंड है, हल रेखा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। चावल के साक्ष्य है ये बनावली से प्राप्त हुए हैं, जबकि चावल के जो अवशेष हैं ये धोलावीरा से प्राप्त नहीं हुए हैं। जो चावल के अवशेष हैं ये रंगपुर स्थल से प्राप्त हुए हैं और रंगपुर स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है, तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 27। जैन धर्म के सिद्धांत के संबंध में देखना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। स्टार्टिंग में इसमें करंट अफेयर्स का शामिल किया गया है। अब यहाँ से स्टैटिक्स पोर्शन स्टार्ट है। जैन धर्म अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये इसमें बताया था। अहिंसा का पालन करना चाहिए। अपरिग्रह और अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति इतनी रखो जितनी ज़रूरत है। सभी को वस्त्रों का त्याग करना चाहिए, ऐसा तो इसमें नहीं बताया गया था। दूसरा ऑप्शन गलत है। सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये बताया था जैन धर्म में। तो 1 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 28 है खरोष्ठी लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। अशोक ने खरोष्ठी लिपि में अभिलेख लिखवाए थे। सही है पहला ऑप्शन, खरोष्ठी लिपि में लिखवाए थे। भारत में खरोष्ठी का प्रचलन यूनानी संपर्क का परिणाम था। दूसरा ऑप्शन भी सही है। भारत में इसका पहला प्रयोग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो तीनों ऑप्शन इसके सही है। डी आंसर इसका सही आंसर है। 29 है निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुसार व्यवस्थित इसमें करना है। यहाँ पर इसमें एक होता है इसका जो आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। SRMV इसकी एक ट्रिक है। तो शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन इसमें सही है, कालानुक्रम के अनुसार है। नेक्स्ट है 30। अल-बरूनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं।
पहला ऑप्शन है अलबरूनी का गणित की ओर झुकाव था। जो अलबरूनी है इसका झुकाव गणित की ओर था। उसका यात्रा वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैला हुआ था। भारतीय ग्रंथों के प्रति उसकी दृष्टि आलोचनात्मक थी। ठीक है, जो भारतीय ग्रंथ हैं उनके प्रति उसकी दृष्टि आलोचनात्मक रही थी। सही कथन इसमें बताने, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 31, अहोम के संबंध में कौन सा इसमें सही नहीं है। अहोम के संबंध में इसमें गलत ऑप्शन बताना है। यह बंगाल के पूर्व में स्थित राज्य था। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, जो बंगाल है उसके पूर्व में स्थित था। अहोम उत्तर बर्मा के बंगाली मूल के एक कबीले के लोग थे। दूसरा भी सही है, असम नाम अहोम से व्युत्पन्न हुआ है। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, इसमें कोई सा भी गलत नहीं है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 32 है, लिंगायत समुदाय के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। इसमें यहाँ पर सही है पहला ऑप्शन, ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, जो लिंगायत समुदाय है। इस समुदाय के पुरुष स्कंद पर सोने के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। ये ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन ही इसमें गलत है, गलत ही ऑप्शन इसमें पूछा गया है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 33, शेरशाह के सैन्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है, उसने कभी कबायली सरदारों के अधीन कबायलियों की फौज खड़ी करने के चलन का त्याग किया। ठीक है, उसने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया। ये भी सही है। प्रत्येक सिपाही का पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्ज रहता था, जिसे चेहरा कहते थे। ये ऑप्शन भी सही है। ये शेरशाह के सैन्य प्रशासन के संबंध में है। तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 34, इबादत खाना के संबंध में बताना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। इबादत खाना के संबंध में, इसकी स्थापना आगरा में 1575 में हुई थी। यह लाल किला में स्थित है। यह लाल किले में स्थित नहीं है। और यहाँ पर 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बड़ा कक्ष बनवाया था और जिसको प्रार्थना कक्ष को इबादत खाना कहा जाता था। दूसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ये लाल किले में स्थित नहीं है, जबकि ये आगरा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। तीसरा ऑप्शन है, इसका शाब्दिक अर्थ प्रार्थना कक्ष था, जिसे इबादत खाना ही कहा जाता है। यहाँ पर 1, 3 ऑप्शन सही है। बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 35, मुगल स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी बताने हैं। सही ऑप्शन कौन से हैं। मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त सुनियोजित बगीचे लगवाए थे। सही है, लगवाए थे। बाबर ने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए थे। बाबर ने मुगलों के राजमहलों और प्रमोद स्थलों में प्रवाह युक्त जल स्रोतों की व्यवस्था होती थी। तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। सही ऑप्शन इसमें पूछा गया है। 36 है, मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा इसमें गलत ऑप्शन है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है मराठा प्रशासन से संबंधित। मोकासा एक प्रकार की जागीर थी। जो मोकासा है ये एक प्रकार की जागीर थी। दूसरा ऑप्शन है, स्थायी सेना को सिलहादार कहा जाता था। यहाँ पर ये गलत है। जो स्थायी सेना थी ये इसको नहीं कहा जाता था, जबकि अस्थायी सेना को सिलहदार कहा जाता था। तो बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। गलत ऑप्शन पूछा गया है। 37 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है। गलत ऑप्शन कौन सा है। अवध तथा हैदराबाद राज्य उत्तराधिकार वाले राज्य थे। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नरों के स्वतंत्र होने का दावा करने से इन राज्यों का जन्म हुआ था। ये सही है। मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के विरुद्ध स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। बी ऑप्शन भी सही है। सी है, इन शक्तियों के अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम,
यहाँ पर इसकी बात की गई है दक्षिण पश्चिम एस डब्ल्यू और यहाँ पर दक्षिण पूरब यहाँ पर एस ए। इसकी बात की गई ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र पूर्व के समुद्री किनारों के क्षेत्र थे जहाँ मुगलों का प्रत्यक्ष प्रभाव था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था और मुगल प्रभाव स्थापित भी यहाँ पर नहीं हो पाया था। तो सी ऑप्शन ही इसका गलत है। इसमें गलत ऑप्शन ही पूछा था। नेक्स्ट 38 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है? सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1784 की मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये 1784 इसमें नहीं हुआ था। यहाँ पर आंग्ल मराठा, ये यहाँ पर आंग्ल मैसूर की युद्ध की बात की गई है। तो ये 1775 से 1782 में यहाँ पर 3 हुए थे जो आंग्ल मराठे थे। एक तो 1775 से 1782, दूसरा हुआ था 1803 से 1806 और तीसरा हुआ था 1817 से 1819 के बीच में। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में उड़ीसा और यमुना के यहाँ पर उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे। इसमें दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तीसरा है 1817 से 1819, ये तीसरा ही हुआ था और शक्ति को मराठों की शक्ति को पूर्ण रूप से इसमें दबा भी दिया गया था। और इसमें जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782, तो इसमें यहाँ पर जो संधि हुई थी साल बाई की संधि हुई थी 1782 में 1782 में, तो तब उसके साथ में समाप्त हुआ था। और मैंगलोर की संधि जो थी ये तो आंग्ल मैसूर से संबंधित है। तो इसमें यहाँ पर जो सही होगा पहला गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 39 स्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? इसमें कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी स्थायी बंदोबस्त के कारण? कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। सही है, ये भी समस्या उत्पन्न हुई थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ये भी सही है, ऐसा होता था उसमें। इस व्यवस्था से जमींदारों की स्थिति में तो सुधार आया, जो जमींदार थे उनमें तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ। ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसमें तीनों समस्याएं थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 40 कथन और कारण दिए गए हैं। वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। इसमें सही है पहला ऑप्शन। ये जो यहाँ पर वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन में बहुत असर पड़ा था और इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसमें दोनों सही भी हैं और इसकी व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 41 वर्ष 1920 से 22 और वर्ष 1930 से 34 के 2 राष्ट्रवादी जन आंदोलनों ने बड़े पैमाने पर किसानों और श्रमिकों का राजनीतिकरण किया था। इसमें सही है पहला, ये 1920 और 1922 और 1930 से 1934 में किसानों और श्रमिकों के शोषण ने उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए भी प्रेरित किया था। ये भी सही है और इसकी यहाँ पर व्याख्या हो रही है, उससे ही रिलेटेड है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 42 राजा राम मोहन राय के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। ये 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख नेता थे। ठीक है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में मतलब कि बाद में, यहाँ पर पूर्वार्ध बोली हुई है। जो 19वीं सदी थी उसके स्टार्टिंग की बात की गई है। 1809 के करीब राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी भाषा जानते थे। ठीक है, ये भाषाएं जानते थे जो राजा राम मोहन राय थे। 1809 में इन्होंने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार यहाँ पर ये लिखी थी। तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 43 इसमें सुमेलित करके बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर बंकिम चंद्र उपाध्याय, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ये बंगला
यहाँ पर इसमें ठीक है पहला है। अप्पा राव ये तेलुगु से, और फ़कीर मोहन सेनापति ये उड़िया से, और यहाँ पर इसमें सीधा सीधा मिलान हो रहा है, तो ए आंसर इसका सही होगा। 1 2 3 4। और इसमें यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बांग्ला भाषा से है, और इन्होंने 1838 से 1894 में बांग्ला भाषा के ये प्रसिद्ध उपन्यासकार यहाँ पर कवि भी रहे थे, और इन्होंने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी, और जो उनके उपन्यास आनंद मठ में भी संकलित हैं। अप्पा राव 1862 से 1915 में ये तेलुगु भाषा से संबंधित एक नाटककार कवि थे, और मोहन जो सेनापति हैं ये उड़िया भाषा से हैं, और 1843 से 1918 में उड़िया कहानी और उपन्यासों की इन्होंने रचना की थी। के सुब्रमण्यम भारती ये तमिल भाषा से हैं, और इन्होंने 1882 से 1921 महाकवि भारतीयार के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है 44। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में ये यहाँ पर विफल रहा। सही है, यहाँ पर विफल रहा था, जीत नहीं हुई थी। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक सुधार किए थे, ये भी सही है, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग ऑप्शन है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 है मुस्लिम लीग का प्रमुख उद्देश्य क्या था। मुस्लिम लीग का इसमें उद्देश्य बताना है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना था। ये ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जो भारत के मुसलमानों में, और भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा, ये भी सही है। लीग के दूसरे उद्देश्यों पर अडिग रहते हुए दूसरे समुदायों के प्रति किसी प्रकार के विरोध की भावना को भी रोकना था। इसमें मुस्लिम लीग के ये उद्देश्य थे, तो डी आंसर इसमें सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 46। अनेक कांग्रेसी नेता और विशेषकर वामपंथी युवक गांधी इरविन समझौते के विरोधी थे। जो गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। सही है पहला ऑप्शन। सरकार ने एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी मांग नहीं रखी थी। सरकार ने एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी मांग नहीं रखी थी, इसमें सही है ये भी, और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर हो रही है। ए आंसर इसमें सही आंसर होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है। जो गांधी इरविन समझौता है इसके कई राष्ट्रवादी और वामपंथी युवक विरोधी थे, और यहाँ पर जो लाहौर षड्यंत्र केस में दोष के आधार पर भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, जो लाहौर षड्यंत्र था उसके लिए। नेक्स्ट है इसमें 47। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इसमें सभी में दे दिया था 1939 में कांग्रेस ने। पहला ऑप्शन इसका सही है। कथन कारण है कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। इसमें ये ऑप्शन भी सही है, और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। कांग्रेस ने इसी वजह से दिया था कि यहाँ पर जो कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 48। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और कालानुक्रम इसमें देखना है। पहला है महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है ये 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के बीच में थी। यहाँ पर 1930 में पूना समझौता की बात करें तो ये 1932 का था। 1932 का जो सांप्रदायिक पंचांग, उसके बाद में यहाँ पर पूना समझौता आया था। सांप्रदायिक निर्णय ये यहाँ पर 16 अगस्त 1932 का है। ये 16 अगस्त ये यहाँ पर था सितंबर का, और ये है 16 अगस्त 1932 का। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, 1931 को। तो यहाँ पर देखें ये 1932 है। पहले नंबर पे जो आएगा इसमें पहला ही आएगा, फिर उसके बाद होगा यहाँ पर चौथा 1931, फिर उसके बाद 1932 पूना समझौता। यहाँ पर 1 4 3 2 1 4 3 2 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 49 है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है।
गलत ऑप्शन इसमें बताना है भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। इसमें यहाँ पर सही है पहला द बंगाल गजल ही था। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी हैं, ये भी सही है। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल और बाबा हर नाम सिंह टुंडीलाल यही थे। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। फिर से इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर लॉर्ड मिंटो नहीं था। ये 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, ना कि यहाँ पर लॉर्ड मिंटो था। डी ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ऑप्शन ही पूछा गया है। नेक्स्ट है 50 निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार में इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा सही होगा। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये है 1940 का, 1940 का, और क्रिप्स ये मिशन था 1942 का। और फिर यहाँ पर ये मार्च 1942 में आया था भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके बाद में हुआ था यहाँ पर क्योंकि ये विफल हो गया था 1942 का है ये क्रिप्स मिशन के बाद में। ये अगस्त 1942 का। देसाई लियाकत समझौता ये 1945 का था, 1945 का। तो इसमें जो होगा पहला तो यही होगा। इसमें आंसर 1 2 3 4 ए ऑप्शन ही इसका सही है, ए आंसर। नेक्स्ट है 51 कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में इसमें बताना है कितने कथन इसमें सुमेलित हो रहे हैं। इसमें डल झील की बात करें तो मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा है वुल्लर झील, जो वुल्लर झील है ये खारे पानी की झील, इसमें ये खारे पानी की झील नहीं है वुल्लर झील। इसमें वुल्लर झील और डल झील दोनों ही मीठे पानी की झील है, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पोंगोंग सो झील ये खारे पानी की झील है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। चौथा है सोमुरीरी झील ये मीठे पानी की झील है, ये दोनों ही खारे पानी की झील हैं जो यहाँ पर लास्ट में दी गई हैं। 1 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, सही ऑप्शन पूछा गया है, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 52 भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जो भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, सही है पहला ऑप्शन इसमें ये। और दूसरा है वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, ये भी इसमें सही है और इसकी व्याख्या भी हो रही है यहाँ पर, तो ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 53 जिस रेखा के ऊपरी भाग में हिम कभी नहीं पिघलती उस रेखा को हिम रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ती जाती है। निम्नलिखित में से इसका या इसके प्रमुख कारण कौन से हो सकते हैं, इसमें ये देखना है कौन कौन से इसमें कारण हैं इसके। पहला है पूर्वी भागों में पश्चिमी भागों की अधिक आर्द्रता का होना, ठीक है, जो पूर्वी भाग होते हैं पश्चिमी भागों की से अधिक आर्द्रता होगी, इसी कारण होगा। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा होना, पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा होना, ये भी ठीक है, पूर्वी हिमालय में ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरा ऑप्शन भी सही है अत्यधिक वनस्पति का होना, ये ऑप्शन इसमें गलत है, अत्यधिक वनस्पति का होना नहीं है। इसमें 1 और 2 तो अभी तक ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। 1 और 2 बी में आ रहा है तो बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 54 इसमें काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, सही है। और इसमें जैव तत्व जो होते हैं प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं और इसमें बोला है होते हैं तो गलत है ये, और ए ठीक है, आर गलत है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 55 निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं, इसमें देखना है कौन से इसमें सही है। इडुक्की की बात करें तो ऊष्मीय शक्ति संयंत्र, इससे ये संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन इसका गलत है। जो इडुक्की है ऊष्मीय शक्ति संयंत्र नहीं है। दूसरा है सब्रीगिरी, जो सब्रीगिरी है ये जल विद्युत परियोजना से संबंधित है, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना से, और ये कर्नाटक में स्थित है। रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना ये भी इसमें सही है। 2 3 4 ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर सही होगा। इडुक्की परियोजना ये केरल में स्थित है और ये एक बहुउद्देश्य परियोजना है, ये बहुउद्देश्य परियोजना है। इसमें एक यहाँ पर पेरियार नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है, पहला इसमें गलत है, 2 3 4 सही है, ए आंसर
सही आंसर है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं? हरित क्रांति के इसमें प्रमुख घटक देखना है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है। कीटनाशी और कृमिनाशी का प्रयोग किया गया था, ये भी ठीक है। कमांड क्षेत्र विकास, ये भी इसमें सही है। और ग्रामीण सड़कें और विपणन, कृषि ऋण की आपूर्ति, इसमें ये सही है। इस हरित क्रांति के 12 घटक हैं। 12 घटक बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, उर्वरकों रासायनिक का प्रयोग किया गया था, कमांड क्षेत्र विकास, कीटनाशी और कृमिनाशी का प्रयोग, जो जोत थे जोतों की चकबंदी भी की गई थी, जो अलग अलग बिखरे हुए थे उनको उन खेतों को एक जगह ही दे दिया गया था। भूमि सुधार किए गए थे, कृषि ऋणों की आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, फार्म मशीनीकरण, कृषि विश्वविद्यालय। इसमें डी ऑप्शन सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें 57, लोहे के मैग्नेटॉइड अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें सही कथन बताने हैं। इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है, सही है। इसमें 60% से 70 तक लोहा जो होता है वो शुद्ध होता है और इसमें चुंबकीय गुण भी होते हैं। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 58, जनपद खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें खनन संबंधित परिचालन से प्रभावित व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए कार्य करने हेतु देश के हर जिले में इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर गलत है, ये हर जिले में इसकी स्थापना नहीं की गई। दूसरा ऑप्शन है यह खनिकों के द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है यह प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण परियोजना को लागू करती है, तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये हर जिले में नहीं की गई थी, तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन सही होगा, ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 59, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताने हैं। सूती वस्त्र के उद्योग से, कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए भार हिरास युक्त कच्चा, यहाँ पर कच्चा माल है, ये भार हिरास युक्त नहीं है, पहला ऑप्शन ये गलत है। जो कपास होता है ये एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन यहाँ पर प्रक्रिया में नहीं घटता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। स्थानीय अनुकूलता को कच्चे माल संचालित कारकों से बाजार संचालित कारकों में स्थानांतरित कर दिया गया, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 60 जनजाति और इधर राज्य दिए गए। इसमें यहाँ पर देखिए टोडा जनजाति है ये तमिलनाडु, इसमें बीरहोर की बात करें तो ये है झारखंड में, गारो की बात करें मेघालय में और लेप्चा है ये सिक्किम में। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है।